Hello guys, you are welcome to Wireless Sheta and welcome to Electrical Machine Session. आप जानते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर जो कि सिंक्रोनस मशीन है उसमें हम अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं नाइन टॉपिक, जो कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। आज के वीडियो में वी कर्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और कंसेप्ट ऑफ आगे है सिंक्रोनस कंडेंसर। तो चलिए आगे हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो उससे पहले देखिए, सबसे पहले कल के वीडियोस में हमने क्या कवर किया था। हमने इफेक्ट ऑफ चेंज देखा था कि कांस्टेंट लोड रख के, और हमने फेजर डायग्राम को देखा था। तो आज देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। मतलब सिंक्रोनस मोटर का हम आज फेजर डायग्राम देखने वाले हैं। देखिए, आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि ये देखिए, ये जो है हमारा सिंक्रोनस मोटर का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट, देन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, हम उस मतलब वीडियोज़ में बताए थे कि हमारा जो ये मतलब आई ए यहाँ से करंट जाएगा तो ये आई ए आर ए लॉस हो जाएगा, और ये आई ए एक्स ए लॉस हो जाएगा, जो कि ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण लॉस हो रहा था, और ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस के कारण लॉसेज हो रहे थे। तो फाइनली हमारा जेड एस, जो कि सिंक्रोनस इम्बिडेंस हमारा आर ए प्लस जे एक्स एस आया था, राइट। तो आज की वीडियो में हम फेजर डायग्राम देखने वाले हैं। किसका? फेजर डायग्राम ऑफ सिलिंड्रिकल मोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले को कुछ मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिससे हमें अपना फेजर डायग्राम समझने में इजी रहेगा। देखिए, वहाँ पे जब हम सिंक्रोनस मोटर का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देख रहे थे, तो वहाँ हमने एक फार्मूला निकाला था, V इक्वल टू ई बी बैक एम एफ प्लस आई ए जेड एस। तो यहाँ से अगर हम ई एफ या ई बी देखिए, ई एफ मीन्स फील्ड का क्या हो जाएगा, फील्ड का ई एम एफ हो जाएगा, या बैक एम एफ कहते हैं। तो अगर ई एफ इक्वल टू निकालें यहाँ से ई एफ, ई बी मतलब ई एफ इक्वल टू अगर यहाँ से देखें तो भी माइनस आई ए जेड एस। और अभी आपने जेड एस बराबर देखा आई ए प्लस जे एस एक्स। तो जेड एस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा फाइनली फार्मूला क्या आता है, बैक एम एफ इक्वल टू वी इक्वल टू माइनस आई ए आर ए लॉस माइनस जे ए एक्स ए एस। मतलब हमारा दो लॉसेज होंगे जनरेटर में, बहुत ही कॉमनली। मतलब हमारे जनरेटर या मोटर सिंक्रोनस मशीन में दो लॉसेज होते हैं, एक तो मतलब आई ए आर ए लॉस, और एक जो होता है सिंक्रोनस इम्बिडेंस के कारण जो होता है लॉस। चलिए, इस सभी दोनों को मतलब दिमाग में बैठाते हुए हम आज का वीडियो से मतलब आज का वीडियो इसी पे डिपेंड है। तो देखिए देखते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे आप जानते होंगे बहुत ही ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है जो हमारा आर जो होता है पैरेलल होता है। अगर हमारा सर्किट जो हो रजिस्टिव हो तो वहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है करंट के पैरेलल होता है। ये बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए। जब हमारा लोड जो होगा या लॉसेज जो होगा केवल रजिस्टिव होगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस जो होगा करंट के पैरेलल होता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है करंट के परपेंडिकुलर होता है, जब हमारा मतलब लॉसेज इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम केस देखेंगे वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए देखेंगे। देखिए, कल के वीडियो में हम लैगिंग, यूनिटी और नॉर्मल एक्साइटेशन सब देखा था। तो अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस वीडियो को काफ़ी हद तक आपको समझने में ईजी होगा। तो देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम कैसे फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टर्मिनल वोल्टेज हमने एक प्रेफरेंस माना, राइट। तो ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर जानते हैं कि लैगिंग कब होता है, जब हमारा सर्किट जो होता है इंडक्टिव नेचर का होता है। तो इंडक्टिव नेचर में आपने अभी तुरंत हमने बताया यहाँ पे देखिए कि हमारा करंट जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट जो होता है क्या होते हैं, इसमें मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अब जानते हैं कि हमारा करंट जो होता है लैग करता है, हमारा क्या होता है लैगिंग पावर फैक्टर में, तो 90 डिग्री होता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री तो ये प्रैक्टिकली होता है, लेकिन थोड़ा सा हम मतलब 90 ना रख के थोड़ा सा इधर रखेंगे 80 के आसपास, राइट। तो यहाँ से हमें फेजर डायग्राम क्या निकालना है, हमें बैक ईएमएफ निकालना है। बैक ईएमएफ का फेजर डायग्राम देखना है सिंक्रोनस मशीन का। तो सबसे पहले देखिए, वी को हमने रेफरेंस माना, ये वी को हमने रेफरेंस माना, आई यहाँ पे है। उसके बाद इसमें सबसे पहला लॉस क्या है, देखिए पहला लॉस क्या है हमारा, पहला लॉस जो है यहाँ पे वी है, हमने वी को रेफरेंस माना, यहाँ पे हमारा वी है। जो वी माइनस आई ए आर ए लॉस, मतलब आई ए आर ए लॉस जो होगा हमारे करंट के, हमने बताया करंट के पैरेलल होगा। देखिए, ये हमारा मेन करंट है आई ए आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट के हमारा आई ए आर ए लॉस पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने का ये चीज़ है, एक समझ के तो आपको समझ में आ जाएगा सभी। देखिए, आई ए और ए लॉस इसके पैरेलल होगा, तो हमें तो यहाँ ड्रा करना चाहिए ना, हमारा लॉस आई ए आर ए यहाँ लॉस मतलब ड्रा करना चाहिए। लेकिन अब देख रहे हैं कि इससे पहले हमारा निगेटिव साइन है, तो इसलिए इसको इधर न ड्रा करके इसका मतलब साइन हम चेंज कर देंगे। वेक्टर में आप जानते हैं कि निगेटिव साइन आता है तो हम उसके मतलब डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखिए,
उसके बाद आई जे एक्स जे ए एक्स एस, मतलब ये लॉस है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। और अभी हमने बताया कि जब हमारा सर्किट रजिस्टिव हो या इंडक्टिव हो, तो यहाँ पे आप देखिए सर्किट हमारा रजिस्टिव और इंडक्टिव मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब क्या है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव है, क्योंकि सिंक्रोनस इम्पीडेंस है। तो यहाँ हम यहाँ होना चाहिए, देखिए इससे परपेंडिकुलर, ये करंट हो गया, करंट के पैरेलल ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा ये लॉस होना चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ पे भी देखिए हमारा निगेटिव साइन है, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत ही हम आपको साधारण वे में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इसके परपेंडिकुलर मतलब एक फैक्टर ड्रा कर देंगे। तो ये आई ए एक्सेस हमारा लॉस हो गया, आई ए आर ए लॉस हो गया। अब जहाँ ये दोनों लॉस मिलते हैं वहाँ से हम यहाँ जो ओरिजिन है हमारे यहाँ, इससे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, वही हमारा बैक ईएमएफ का क्या होगा, फेजर डायग्राम। तो ये हमारा हो गया लैगिंग पावर फैक्टर का। ओके, आई होप लैगिंग पावर आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखिए यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा करंट नहीं होगा, जैसे सीधी सी बात है, केवल वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज का हमने रेफरेंस माना, करंट होगा लेकिन करंट इसके सेम फेज में होगा। तो देखिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो गए। सबसे पहले यहाँ पे लॉसेस दो होते हैं, अभी फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, एक आई ए आर ए और एक आई ए एक्सेस सिंक्रोनस इम्पीडेंस का। तो आई ए आर ए जो होता है इसको तो इधर होना चाहिए, राइट, मतलब इसके पैरेलल करंट के, लेकिन ये करंट के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइन जो है यहाँ पे भी निगेटिव है। उसके बाद यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हमें तो ड्रा करना चाहिए इधर, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे निगेटिव साइन है तो इसे नीचे करेंगे। और जहाँ इसका मतलब ये जहाँ मिले, यहाँ जो मिले डायरेक्ट हम यहाँ से मिलाएंगे, और जो ये लाइन आ गई ये है हमारा बैक ईएमएफ का क्या होगा, बैक ईएमएफ का हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा फेजर डायग्राम होगा। उसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर में हम क्या देखते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर में आप जानते हैं हमारा करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज से। तो देखिए हमारा ये वोल्टेज हो गया, रेफरेंस माने हमने, 90 डिग्री लीड करेगा, लेकिन 90 डिग्री प्रैक्टिकली होता है तो 90 डिग्री से कुछ कम बनाएंगे। उसके बाद आई और ए लॉस, इसके पैरेलल होना चाहिए, देखिए इसके पैरेलल, तो इधर आना चाहिए, लेकिन इसका हम साइन देख रहे हैं क्या निगेटिव है, तो इसको ऐसे बना देंगे, राइट, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल हो गया। फिर इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री हमारा आई ए एस एक्स हो गया, राइट। और जहाँ आई ए एक्सेस मिला वहाँ से हम यहाँ से मिलाते हैं, और ये जो लाइन होता है, ये वाली लाइन, यही हमारा बैक ईएमएफ का फेजर डायग्राम होता है। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो में ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद वी कर्व देख लेते हैं। देखिए वी कर्व क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे शब्दों में बताएंगे। जो हमारा वी कर्व होता है वो प्लॉट किया जाता है किसके किसके बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। इसको हम मतलब किस लिए ड्रा करते हैं, क्योंकि हम मोटर का परफॉर्मेंस हमें पता करना होता है। कोई भी हम ग्राफ, किसी भी चीज़ का ग्राफ हम उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ड्रा करते हैं। तो देखिए ये अब आपने देखा कि ये हम ग्राफ जो है फील्ड करंट और हम आर्मेचर करंट के बीच में करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए हम नो लोड पे करेंगे, हाफ लोड पे करेंगे, फुल लोड पे करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फील्ड करंट, यहाँ पे देखिए एक ऐसा मतलब फील्ड करंट होगा, एक ऐसा फील्ड इंस्टेंट होगा जहाँ पे हमारा नो लोड हो तो, हाफ लोड हो तो, या फुल लोड हो तो उसकी वैल्यू जो होगा यूनिटी, जैसे ये लोकस ऑफ यूनिटी कहते हैं, सबके लिए सेम होगा। मतलब कोई भी लोड हो लेकिन यहाँ पे हमारा फील्ड करंट सबके लिए सेम होगा, राइट। लेकिन आर्मेचर करंट अलग होगा। देखिए आर्मेचर करंट इतना इतना इतना, जैसे जैसे मतलब स्टेटर हमारा, आर्मेचर करंट आप जानते हैं स्टेटर पे हमारा, स्टेटर पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे हमारा स्टेटर जो होता है सप्लाई से ज़्यादा करंट मतलब ड्रा करेगा, लेकिन हमारा फील्ड करंट उतना ही होगा सबके लिए। लेकिन ये तो हमने समझ लिया कि ये यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर पर सबके लिए हमारा सेम होगा क्या, हमारा फील्ड करंट। लेकिन जैसे जैसे इस रीजन में हम फील्ड करंट यहाँ से घटाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो है, जैसे जैसे हम फील्ड करंट घटाएंगे वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट भी घटेगा, राइट। और ये जो होगा लैगिंग पावर फैक्टर रीजन कहते हैं। उसी तरफ ये यूनिटी हो गया, जैसे जैसे हम अपने फील्ड करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा। देखिए आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और ये लीडिंग पावर फैक्टर रीजन जानते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल ही छोटे से 2 से 3 मिनट में हम आपको समझा दिए कि क्या होता है हमारा वी कर्व। वी कर्व जो होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रा करते हैं और देखते हैं मोटर की परफॉर्मेंस। यूनिटी पे सबके लिए हमारा क्या होता है, फील्ड करंट सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपना फील्ड करंट बढ़ा घटाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट घटता है, उसे लैगिंग पावर फैक्टर रीजन कहते हैं। और ये जो होता है जैसे जैसे हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं यूनिटी के बाद, वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट भी, जो ये आर्मेचर करंट है ये भी बढ़ता है। इसे लीडिंग पावर फैक्टर रीजन के नाम से जानते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट है इन्वर्टेड वी कर्व। देखिए इन्वर्टेड वी कर्व जस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे बस इन्वर्टेड वी कर्व हमारा प्लॉट किया जाता है पावर फैक्टर रीजन और फील्ड फील्ड मतलब करंट में। तो ये हमारा फील्ड करंट हो गया, ये आर्मेचर करंट हो गया। देखिए
आप बहुत ही अच्छे से आपको हमने बताया, जैसे-जैसे हम लोड बढ़ाएँगे, देखिए ये हमारा जो ये वाला जो है ग्राफ, ये नो लोड के लिए है। ये वाला ग्राफ जो है हाफ लोड के लिए है। ये वाला जो ग्राफ है हमारा फुल लोड के लिए। जैसे-जैसे लोड बढ़ाएँगे वैसे-वैसे हमारा फ़ील्ड करंट की थोड़ा वैल्यू बढ़ेगी, राइट? फ़ील्ड करंट की वैल्यू बढ़ेगी। हम पावर फैक्टर के मतलब हम आर्मेचर करंट से नहीं देख रहे हैं, आर्मेचर करंट से कंपैरिज़न इसका नहीं कर रहे हैं, पावर फैक्टर से कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो देखिए जैसे-जैसे हम फ़ील्ड करंट एक बढ़ाएँगे जैसे-जैसे फ़ील्ड करंट बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू जो है घटेगी। लेकिन एक इंस्टेंट के बाद यूनिटी, इसे यूनिटी कह सकते हैं, यस ये यूनिटी है। वैसे-वैसे हमारा उस यूनिटी के बाद जैसे-जैसे फ़ील्ड करंट बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हमारा पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। तो इस रीजन को इससे पहले के रीजन को, यूनिटी से पहले के रीजन को हम लैगिंग पावर फैक्टर के रीजन के नाम जानते हैं। ये हमारा यूनिटी हो गया और इसके बाद जो भी रीजन होता है उसे हम लीडिंग पावर फैक्टर रीजन के नाम से जानते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये हमारा ग्राफ जो हो गया है आर्मेचर फील्ड और हमारा पावर फैक्टर के बीच में हम ड्रा करते हैं। और ये पहला जो है नो लोड के लिए है, दूसरा जो है ये ग्राफ ये हमारा हाफ लोड के लिए, लास्ट वाला फुल लोड के लिए है। तो आई एम श्योर इस वीडियो में आपने वीक कर्व, इन्वर्टेड वीक कर्व एज वेल एज फेजर डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। थैंक यू।